नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश शर्मा GKY चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आहट सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आहट सभ्यता आहट सभ्यता आहट सभ्यता का जो समय था, सबसे पहले इसके समय की बात करते हैं। समय, आहट सभ्यता का समय 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना गया है। ये था इसका समय। अब हम बात करते हैं कि आहट जो सभ्यता है ये राजस्थान के किस क्षेत्र में है। तो उदयपुर, जो राजस्थान का उदयपुर जो जिला है, उदयपुर से 2 से 3 मील दूरी पर आहट नाम का एक कस्बा है, वहां पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। आहट जो सभ्यता है ये आहट नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसको बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। बेड़च नदी भी इसको कहा जाता है। समय, स्थान उदयपुर से 2 या 3 मील दूरी पर यह आहट नाम का कस्बा था और एक आहट नाम की नदी है, उसके किनारे विकसित हुई थी। इसको बेड़च नदी भी कहा जाता है। यह था इसका समय। अब देखो, आहट सभ्यता की खोज किसने की थी। जहां तक खोज का बात है, 1953 ईस्वी में इसकी खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने, ये इसका खोज करता था, अक्षय कीर्ति व्यास। अब उसका खनन की जहां तक बात करते हैं, क्या खनन, ये तो खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने थे। अब अगर हम इसकी खनन की बात करते हैं तो 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल इसने उत्खनन का कार्य किया था। उसके बाद में 1961-62 में HD सांकलिया, इसको सांकलिया बोलते हैं, सांकलिया बोलते हैं, सांकलिया, HD सांकलिया, इन्होंने इसका उत्खनन का कार्य किया था। ये जो बड़े स्तर पर हुआ था, जो HD सांकलिया, जिसको हंसमुख सांकलिया के नाम से भी जाना जाता है, बड़े स्तर पर यह हुआ था। इसको मूल उत्खनन भी माना जाता है, जो HD सांकलिया ने इन्होंने किया था। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1961-62 में HD सांकलिया, जिसको हंसमुख सांकलिया के नाम से भी जाना जाता है, और ये बड़े स्तर पर हुआ था। इसको मूल उत्खनन का कार्य भी माना जाता है। ये इसके खोज और उत्खनन की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं कि जो ये आहट सभ्यता है, इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है। आहट सभ्यता के अन्य और कौन कौन से नाम हैं? अन्य नाम, इसको ताम्बरवती नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ताम्बरवती, या दूसरा नाम इसका ताम्बरवती नगरी, ताम्बरवती नगरी भी कहा जाता है। ताम्बरवती नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर तांबे के औजार प्रमुख रूप से मिले हैं, या कहें तांबे का प्रमुख केंद्र, औजारों का प्रमुख केंद्र था, या तांबे के प्रमुख पात्र यहाँ पर मिले हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 10वीं व 11वीं शताब्दी, तो 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसके जो कुछ अन्य नाम थे, 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसके अन्य नाम अघाटपुर,
अघाटपुर व अघोट दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता था। यानी 11वीं और 12वीं शताब्दी में इसको अघाटपुर व अघोट दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता था। और स्थानीय लोग आहड़ को किस नाम से जानते हैं? वहां के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग इसको धूलकोट के नाम से जानते हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो धूलकोट, स्थानीय लोग इसको आहड़ सभ्यता को या आहड़ जो स्थान उसको धूलकोट के नाम से जानते हैं। ये इसके अन्य कुछ नामे हुए हैं। ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। 11वीं शताब्दी में अघाटपुर या घोट दुर्ग भी इसको आहड़ को कहा जाता था। यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो उसको धूलकोट के नाम से भी जानते थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसके अन्य जो यहाँ से कुछ उत्खनन के अंदर जो हमें सामग्री मिली है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ के जो भवन थे, आहड़ सभ्यता के भवन प्रशस्तर यानी पाषाण व धूप में सुखाई हुई, धूप में सुखाई हुई ईंटों से बनाए जाते थे। ये ध्यान रखना। प्रशस्त में पाषाण जिसको पत्थर बोलते हैं उनसे व धूप से सुखाई हुई ईंटों से यहाँ के मकान है उनका निर्माण है वो किया जाता था। एक बात और ध्यान रखना कि आहड़ सभ्यता को लाल व काले मृद भांड वाली संस्कृति भी कहा जाता है या सभ्यता भी कहा जाता है। लाल काले व लाल मृद भांड वाले सभ्यता व संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ के जो लोग हैं, ये तो लाल व काले मृद भांड वाली संस्कृति आ गई। यहाँ के जो लोग कृषि से भी परिचित थे, क्योंकि यहाँ पर अनाज को रखने के लिए बड़े बड़े पात्र यहाँ पर मिले हैं। अनाज को रखने के लिए उन पात्रों को यहाँ के लोग, क्योंकि बड़े बड़े पात्र मिले हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो गोरे व कोट इन पात्रों को कहा जाता था। जो अनाज के, यहाँ के लोग कृषि से भी परिचित थे और अनाज रखने के जो पात्र थे, अनाज रखने के पात्र, इनको क्या कहा जाता था? गोरे व कोट के नाम से, गोरे व कोट के नाम से इन पात्रों को जाना जाता था। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो सकता है ये कि वो काफी मात्रा में अनाज को इकट्ठा करते थे और वो वहां पर यहाँ की जो स्थानीय, वहां की जो भाषा थी, स्थानीय जो बोलचाल थी, उनके अंदर इन पात्रों को कहा जाता था। अब देखो यहाँ पर उत्खनन के अंदर अन्य और कौन कौन सी सामग्री यहाँ पर मिली है। जो उत्खनन का कार्य हुआ था, खुदाई का कार्य हुआ था, अन्य सामग्रियों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 6 तांबे के कुछ पात्र मिले हैं। तांबे क्योंकि इसको ताम्रयुगीन संस्कृत भी कहा गया, तो ये 6 तांबे की मुद्रा, तांबे की मुद्रा यहाँ पर मिली है। उत्खनन के समय में तांबे की 6 मुद्राएं मिली हैं। अब उत्खनन में यहाँ पर एक ही पंक्ति में 7 चूल्हे मिले हैं। एक ही पंक्ति मिले, तो इस बात का यह अनुमान लगाया जाता है या कहा जाता है कि ये लोग सामूहिक रूप से
सामूहिक रूप से भोजन करते थे, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा थी, क्योंकि ये 7 जो एक ही पंक्ति में चूल्हे मिले हैं उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर उत्खनन में तांबे को गालने की भट्टी भी यहाँ पर मिली है। तांबे को गालने की जो भट्टी है वो भी यहाँ का जो उत्खनन का कार्य हुआ था, उस उत्खनन के अंदर यहाँ पर तांबे की भट्टी है वो भी यहाँ पर मिली है। अन्य अगर बात करें तो यहाँ के जो लोग थे वो जो कपड़े वगैरह हैं उनके ऊपर छपाई रंगाई का कार्य भी करते थे। कपड़ों पर छपाई का कार्य भी यहाँ के लोग करते थे, क्योंकि यहाँ पर कपड़ों पर जो छपाई वाले ठप्पे यहाँ पर मिले हैं। उत्खनन के दौरान तो छपाई वाले जो ठप्पे थे वो ठप्पे यहाँ पर मिले। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कपड़े हैं उनके ऊपर छपाई या जो ठप्पों का कार्य है वो यहाँ पर किया जाता था। उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ के जो आहार सभ्यता के जो लोग थे, आहार जो सभ्यता थी, यहाँ पर जो उत्खनन के अंदर तोल के बाट भी प्राप्त हुए हैं। तोल के बाट है वो भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये लोग व्यापार वगैरह का कार्य है वो भी करते थे। ये तो यहाँ से प्रमुख जो उत्खनन के अंदर जो प्रमुख जो सामग्री प्राप्त हुई थी उनकी बातें थी। अब हम देखते हैं कि आहार जो सभ्यता है, आहार सभ्यता का विकास किधर हुआ था, कौन से क्षेत्र में अधिकतर इसका विकास हुआ था। तो इस आहार के पास ही गिलुन नामक स्थान है। गिलुन व भगवानपुर नामक इन 2 स्थानों का भी उत्खनन हुआ है। तो यहाँ पर भी लगभग ऐसी ही वस्तुएं मिली हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन स्थानों पर भी आहार सभ्यता का है वो विस्तार हुआ था। अब अगर हम इसकी आहार सभ्यता की दिशा की बात करें कि कौन सी दिशा में आहार सभ्यता का विस्तार हुआ था, तो बात करें इस आहार सभ्यता का विस्तार तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर इस आहार सभ्यता का विस्तार हुआ था। यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर इस सभ्यता का विस्तार हुआ था। अगर हम बात करें कि इस सभ्यता का समृद्ध काल, डॉक्टर गोपीनाथ ने इस सभ्यता का जो समृद्ध काल है, समृद्ध काल कितने समय को माना, कहां से लेकर कहां तक इसके समय को समृद्ध काल माना है, तो हम कहें, क्योंकि इसका हमने काल पढ़ा है 2000 से 1200 ईसा पूर्व का इसका काल था, तो गोपीनाथ ने इसका 1900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व इसका समृद्ध काल माना है। ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसका समृद्ध काल माना है। अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा भी ये देखना इसमें, वो चलो आगे देखेंगे कि यहां पर जो उत्खनन के अंदर, उत्खनन या उत्खनन से
जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, बर्तन प्राप्त हुए हैं, इनके आधार पर या उन बर्तनों के आधार पर इस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है। यानी बर्तनों के आधार से, जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, इनके आधार पर इस सभ्यता का संबंध ईरान से माना गया है। ईरान के साथ भी इसका कुछ लेन देन हो सकता है कि ईरान से भी इनके संबंध थे कि ये जो बर्तन प्राप्त हुए उन बर्तनों के आधार पर इनका ये माना गया है। अब आगे बात करते हैं रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल रतन चंद्र जी अग्रवाल ने इस सभ्यता को क्या कहा है, इस सभ्यता के बारे में क्या कहा गया है कि आहार इस युग की, जो आहार सभ्यता थी, आहार सभ्यता इस युग की ताम्र पाषाण संस्कृति का विशेष केंद्र था। रतन चंद्र अग्रवाल ने कहा है आहार सभ्यता के बारे में कि आहार सभ्यता इस युग की ताम्र पाषाण की प्रमुख है, ताम्र पाषाण की प्रमुख केंद्र था। ये रतन चंद्र जी अग्रवाल ने कहा है कि आहार सभ्यता है वो इस युग की ताम्र पाषाण संस्कृति की प्रमुख केंद्र था। ये इस रतन चंद्र जी अग्रवाल ने ये बातें कही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि यहाँ पर एक बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है उत्खनन में। यहाँ पर एक बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है। बैल की मिट्टी की मूर्ति मिली है। इस जो बैल की मिट्टी की मूर्ति मिली है, इसे क्या नाम दिया गया है? जो बैल की मिली है इसको बसानिया बूल, इसे बसानिया बूल कहा गया है। जो बैल की मिट्टी की मूर्ति मिली है उसको बसानिया बूल के नाम से जाना गया है। अब ये तो इसके जो प्रमुख उत्खनन से जो सामग्री मिली थी वो हमने बात की है। अब मैंने आपको बताया था कि आहार सभ्यता के और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो गिलुंड आ गया, भगवानपुर आ गया, जो यहाँ पर उत्खनन का कार्य भी हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि आहार सभ्यता का विस्तार वो उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर इस सभ्यता का विस्तार है वो हुआ था। तो ये आहार सभ्यता का के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें थी उसके बारे में हमने इसमें चर्चा की है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रमुख बातें थी वो हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ी हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।